उत्तरी पूर्वी जिले ने आज मेयर साहब ने एक जन समस्या के सुनवाई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस तरह के हेल्पलाइन नंबर पहले भी है और काफ़ी नंबर्स चल रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत के लिए आप क्लिप देख रहे हैं कि नंबर मिलाया जाता है, या तो नंबर मान्य नहीं है या आपको उस नंबर के लिए अलग से क्या स्पेशल रिचार्ज कराना पड़ेगा पता नहीं है। लेकिन मेरे साथ है नेता विपक्ष, मैं जान लेता हूं कि जन समस्या को सुनवाई के लिए अलग से मेयर साहब ने जो नंबर जारी किया, क्या कहेंगे सर? पहले तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, मेयर साहब ने एक पहल करी है कि भाई मैं स्वयं फ़ोन उठाऊंगा और 1 से 2 बजे तक मैं लोगों को जो भी समस्या होगी वो सुनूंगा। बस मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहली चीज़, आपने नंबर दिया है, आपने नंबर जारी किया है, बस उस पर आप फ़ोन पिक हो। सबसे पहली समस्या तो यही रहती है कि फ़ोन उठते नहीं हैं, घंटियाँ बजती रहती हैं, फ़ोन बिज़ी आते रहते हैं, लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कैसे कब हमारा फ़ोन उठेगा और हमारी समस्या का समाधान होगा। ईडीएमसी में तमाम तरह की समस्याएं हैं, आप सब फ़ोनों को सुन लें तो मैं समझता हूं कि ये समस्याएं निश्चित तौर पे ख़त्म हो जाएंगी अगर आप जिम्मेवारी के साथ उनको निर्वहन करने की कोशिश करेंगे, उस समस्या का समापन करने का प्रयास करेंगे, अधिकारियों को लेकर के उसका तुरंत निदान करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन देखने में ये आता है कि नंबर बहुत सारे दिए जाते हैं लेकिन समय पर उठते नहीं। साथ ही साथ विभागों के लोगों से आप रूबरू नहीं हो रहे, विभागों में जो काम चल रहे हैं उनके बारे में आपको स्वयं जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो उन विभागों की जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कौन अधिकारी क्या कर रहे हैं। बहुत अधिकारियों को गलत जगह पे चिन्हित कर दिया गया है, लगा दिया गया है, वो बहुत गलत है। तो हमारा तो सबसे पहले यही निवेदन है कि आप फ़ोन उठाएँ और लोगों की समस्या सुनें और उनका निदान हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि बार बार मेयर साहब कह भी रहे थे कि हमारे निगम पार्षद बढ़िया काम कर रहे हैं और अब समस्याएं बाकी निगम पार्षदों की सुनने की है। समय भी नज़दीक है अगले चुनाव का, और मैं अपने एक क्षेत्र सिलमपुर वार्ड, जो कि मौजपुर का भी कुछ क्षेत्र उसमें आता है, मौजपुर वार्ड की 252 की एक घटना बताऊं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जब निगम पार्षद जो उनको कॉल की जाती है तो उनके पति नदीम जी फ़ोन उठाते हैं अधिकतर, और उनका कहना है कि दूर कर दी जाएगी, वो दिन कब आएगा ये नहीं पता। और अधिकतर पोस्टर भी लगे कि भाई आप नदारद हैं, गुमशुदा हैं। तो नंबर अब जारी हुआ, आज से पहले 4.5 साल बीत चुके हैं, जनता त्रस्त थी, अब जाकर नंबर जारी हुआ तो केवल 9 महीने केवल इसलिए कि हाँ एक बार आगे वाले समय में कुछ और देखने को मिलेगा। देखिए, चुनाव है, चुनाव में अभी तो नंबर जारी हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी देखिए निजीकरण कर दिया गया, कूड़ा उठाने की योजना का डोर टू डोर जो योजना लाए हैं वो अभी हाल ही में हुआ। ऐसी तमाम चीज़ें अब जारी की जाएंगी जो लोक लुभावनी हो, जो पब्लिक को, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि 4.5 साल पब्लिक रोती है और लास्ट में 6 महीने, लास्ट के जब 6 महीने बचते हैं तो ये नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खासकर नेता हैं वो आंसू पोंछने का काम करते हैं। जी की बात करूं तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई ऐसी समस्या है रेशमा जी की, हमारे संज्ञान में अभी तक कोई आया नहीं, किसी ने आज तक शिकायत भी नहीं की कि उनके काम से किसी को कोई नाराज़गी है। आपने बताया है कि पोस्टर छपे हैं, क्या है और क्या उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। मेरी बात भी हुई है, मैं बात यदि आप मैं क्योंकि जन समस्या में रहता हूँ, लोगों की सुनता हूँ तो उनके सामने रखना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन सुने क्या कौन आखिर, अब मैं आपको बताऊं कि यदि फंड की एक कोई कभी बताई जा रही है कि फंड बहुत कम है, अभी जो रिपेयरिंग का वर्क है वो नहीं हो पाएगा, या जो छोटी छोटी समस्याएं वो दूर नहीं हो पाएंगी। देखिए, नगर निगम में फंड तो पूरे 5 सालों में मिला ही नहीं है। ईडीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार के लिए तो पैसा है, जो काम 70 करोड़ रुपए में होता था वो 220 करोड़ रुपए में कराने के लिए पैसा है। पार्किंग माफियाओं को 32 करोड़ की रियायत देने का पैसा है। अगर एडवर्टाइजमेंट के ठेकेदारों को पैसा छोड़ना हो तो उसके लिए पैसा है। बड़े बड़े संसाधन, जितने की मशीन आती है उतने ही पैसे किराए पे, जितने की मशीन आती है उतने ही पैसे के किराए भर में साल भर के लिए मशीन चलाई जाती है, उसके लिए पैसा है। ट्रॉमेल मशीन का बताया गया कि 50 लाख रुपए की ट्रॉमेल मशीन 70 लाख रुपए चलाने के दे दिए गए, तो उसके लिए पैसा है। लेकिन पैसा नहीं है तो सिर्फ विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। विकास अच्छा, मैं आपसे एक बात रोक कर पूछूंगा, जितने भी आपके निगम पार्षद है 4.5 साल में कितना पैसा उनको रिलीज हुआ और कितना उन्होंने खर्च किया, इसका ब्यौरा आप लेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे, मैं जब मिलेगा पैसा तभी तो खर्चे का ब्यौरा लिया जाएगा। अगर आप नगर निगम से बात करें तो मात्र नगर निगम से मुझे ही 60 लाख रुपए मिले हैं, 60 से 70 लाख रुपए मिले हैं, उसके अलावा पैसा ही नहीं मिला विकास कार्यों के लिए। तो
तो बताइए और पार्षदों का क्या बताऊं मैं आपको, किसी का 5 लाख ज़्यादा होगा, किसी का 5-10 लाख कम होगा, इतना ही फर्क होगा। 60-70 लेकिन लाख रुपए भी यदि मिले हैं तो उसका ब्यौरा तो कितने 70 लाख रुपए, बिल्कुल जनता ब्यौरा एक एक चीज़ का है। गलियाँ बनाने में खर्चा हुआ है 70 लाख रुपया। 70 लाख रुपए पार्षद के अकाउंट में तो आता नहीं। पार्षद तो एस्टिमेट बनवाता है जेई के माध्यम से, और उस एस्टिमेट के माध्यम से वो डिपार्टमेंट को जमा होता है। उस डिपार्टमेंट उस चीज़ के लिए उतना पैसा एलोकेट करता है, फिर उसका टेंडर होता है, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होता है, तब वो काम होता है और पैसा डिपार्टमेंट ठेकेदार के अकाउंट में डालता है। पार्षद की जेब में पैसा नहीं आता, ना पार्षद के हाथ में आता, ना उसके अकाउंट में आता। पार्षद तो सिर्फ उसको मीडिएटर है, उसको बताने वाला है कि ये वाला काम कराना है, करना विभाग ने होता है, पैसा विभाग ठेकेदार को देता है, विभाग ठेकेदार से कराता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने अपने पार्षदों को पैसा दिया है, इसका मतलब साफ पता चलता है इससे। इन्होंने अपने पार्षदों को मोटा मोटा फंड देकर के अपने क्षेत्र में काम कराया, तो पार्शलिटी हुई है, भेदभाव हुआ है। तो इन लोगों का काम ही भेदभाव करने का है। ये सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता ये सब भेदभाव करने की राजनीति करते हैं। तो इन्होंने अपने पार्षदों को पैसा दिया और हमारे पार्षदों को पैसा नहीं दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आने वाले समय में अब जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब राजनीति गर्म होनी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक गर्म का विषय तो ये है कि जब ये लोग जागे, आज ये जाग गए हैं तो इनको लगता है कि आज हमें टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए। आज ये जाग गए तो इनको लगता है कि हमें ठेकेदारों के पैसे माफ़ कर देने चाहिए। मतलब ये हर काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे इनको प्रचार मिले। इन्होंने 2000 रुपये कोरोना वॉरियर्स, जो डॉक्टर हैं, जो केमिस्ट हैं, जो लैब वाले हैं, उन पर सॉलिड वेस्ट के नाम पर 2000 रुपये प्रति माह का खर्चा लगा दिया, शुल्क लगा दिया। बताइए, आपने उनके लिए ताली पिटवाई, थाली बजवाई, आपने उनको फूलों की वर्षा करवाई, आपने उनका खूब सम्मान करने की बात करी, आपने उनके ऊपर 2000 रुपये महीने का खर्चा लगा दिया, जबकि वो अपना बायो वेस्ट के लिए ऑलरेडी 891 रुपये प्रति माह दे ही रहे थे। तो उन पे सॉलिड वेस्ट का 2000 रुपये लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सॉलिड वेस्ट कूड़ा निकलता ही नहीं उनके यहाँ से। फिर किस लिए लगाया गया? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही काम करती है। अच्छा जी, आपने बोला फंड की कमी है या कोई भी बात आप रखते हैं, तो ये एक सिविक बॉडी है, केवल एक काम करने के लिए सरकार ही पैसा देगी, राज्य सरकार। यदि फंड की कमी बताई भी जाए तो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को बात आती है। देखिए, दोहरा रवैया है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। दोहरा रवैया, दोहरा रवैया कैसे है? जब ये कोई ठेकेदारों पर पैसा माफ़ करते हैं तो ये कहते हैं कि जी ये तो सिविक एजेंसी है, हमने लोगों की मदद करनी है। जब हम इनसे कहते हैं कि हाउस टैक्स माफ़ कर दो जी कैटेगरी के लोगों का, एफ कैटेगरी के लोगों का हाउस टैक्स माफ़ कर दो, तब ये कहते हैं जी क्या बात करते हैं, ये तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अरे आप रेवेन्यू लॉस के लिए हैं, आप अर्निंग के लिए हैं, आप बताइए तो सही, आप हैं किस लिए? आप सिविक एजेंसी हैं, आपका आम जनता का भला करने का काम है, उनकी सेवा करने का काम है, उनकी मदद करने का काम है। लेकिन आप जब आम जनता पे हाउस टैक्स माफ़ करने की बारी आती है तब तो आप कहते हैं कि भैया रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। और जब ठेकेदारों का मोटा मोटा पैसा माफ़ करते हैं तो क्योंकि उससे आपकी जेबें गर्म होती हैं, आपके पास भ्रष्टाचार की कमाई आती है, तो आप उसको 1 मिनट में माफ़ कर देते हैं। अच्छा, एक बात और बात आई कि जैसे कि रेवेन्यू की, तो एक रेवेन्यू एक जनरेट किया गया सोनिया विहार सभापुर गाँव के अंदर है, जो यहाँ पर अभी सीलिंग कर रही है एमसीडी, और ये सीलिंग के ऊपर बात भी आई कि सीलिंग कोई भी नहीं होगी चुनाव तक। तो और ये सीलिंग डीपीसीसी के द्वारा या अदर एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा एक इम्प्लीमेंटेशन एडीएमसी कर रही है। तो उसमें एक ट्रेड लाइसेंस की बात भी आई, और ट्रेड लाइसेंस में ये देखने को मिला कि पहले उनसे कहा गया यदि किसी के पास ट्रेड लाइसेंस होगा तो उसका जो गोडाउन है वो सील नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगले दिन उन सारे ट्रेड लाइसेंस को अवैध घोषित कर दिया गया, और जो पैसा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर ले लिया गया वो भी वापस नहीं किया जा रहा। तो उनका कहना ये है कि भाई जब हमने एड्रेस बता दिया, पूरी जगह डिमार्केशन करा दी और सब बता दिया, तो अवैध था तो बनाया ही क्यों? और बनाया तो अवैध हो गया तो उसका पैसा वापस करा दो। मैं तो खुद ही ये बात कह रहा हूँ कि आखिर आपने लाइसेंस दिया ही क्यों था उनको? अगर आपने ट्रेड लाइसेंस उनको दिया था या गोदाम का लाइसेंस दिया था, आपने जो भी लाइसेंस उनको दिया था, फिर उसके तहत उनको काम करने की परमिशन होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ईडीएमसी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। जब लाइसेंस बनाते हैं तब मोटे मोटी फीस खा लेते हैं, उसके बाद पैसा रिश्वत का ले लिया जाता है लाइसेंस बनाने के नाम पे, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऊपर से एनजीटी का डंडा होता है। वो कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया में आपने किस तरीके से इनको गोदाम बनाने की परमिशन दे दी। तो सब अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है। कुल मिला के
जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन कर रही है, जो शासित है एमसीडी के अंदर, जो चला रही है, उसका मैनेजमेंट का काम उसका है, देख रेख की जिम्मेवारी उसकी है। आखिर जो लोग लाइसेंस दे रहे हैं, इसमें उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की बात लगातार कर रहे हैं, तो जो अधिकारी हैं वो तो आपकी भी सुनेंगे। आप एक छोटी सी बात बताइए, मेरी सुनेंगे? मेरे को जब कुछ कराना होगा, मेरे को आपके क्षेत्र में सफाई करानी है, तो मैं अधिकारी को बोलूँगा, क्यों नहीं सुनेगा? मैं कोई गलत काम थोड़ी बोल रहा हूँ। लेकिन जो लाइसेंस बनाने का जिम्मेवारी है, वो सत्ता पक्ष के अंतर्गत जो पास किए जाते हैं रूल्स, उसके हिसाब से होता है। आपने लाइसेंसिंग के लिए अलग से चेयरमैन चुने हुए हैं, आपने मेयर साहब अलग हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अलग हैं, एजुकेशन कमेटी के अलग हैं, तमाम चेयरमैन बने हुए हैं ना। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? उनकी बनती है, हमारी बनती है? बताइए। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि वो लोग नहीं सुनते, नहीं, तो आपकी जनप्रतिनिधि तो यदि आपसे कोई बात कही जाए तो कम से कम सुनना जो कर्तव्य बनता है। नहीं, वो नहीं सुनने का मसला नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपने कोई रूल्स बनाए हुए हैं, एमसीडी के कोई रूल्स हैं, और अधिकारी उसको अनदेखी करके और उसके बैकडोर से उसका लाइसेंस बना रहे हैं, तो गलती किसकी है? अधिकारी की है ना। उसके ऊपर चेयरमैन बना हुआ है कोई, तो जिम्मेवारी किसकी है? चेयरमैन की है भाई। क्योंकि यहाँ ईडीएमसी हेडक्वार्टर में बहुत सारे काम होते हैं। जो एक काउंसलर अपने एरिया में बैठा है, अपने वार्ड के अंदर बैठा है, वो खाली स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग में आ जाता है, तो स्टैंडिंग कमेटी का हमारा एक मेंबर है, और दूसरी ओर जो कमेटियाँ उसमें मीटिंग में आते हैं, तो उसमें हमारे एक मेंबर ही तो हैं, दो मेंबर हैं कहीं। लेकिन क्योंकि चेयरमैन इनका है, रेगुलर टच में वो रहते हैं, डेली वो आते हैं ईडीएमसी हेडक्वार्टर में बैठ के लीड वो करते हैं, अधिकारियों को डायरेक्शन देने का काम वो करते हैं। जो मेन अधिकारी होते हैं, जो मेन स्ट्रीम के अधिकारी एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, या उनके नीचे जो डीसी हैं, या वो जो उस विभाग के एसी हैं, वो तमाम लोग उनके टच में हैं। तो बेसिकली जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है उसी विभाग से जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने जिम्मेवारी से भागते हुए, बचते हुए घूम रहे हैं, अपने कुर्सी पे बैठ करके सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं इन चेयर्स को, इस पे बैठ के काम करने का काम नहीं कर रहे। आपने आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, किसी भी विभाग का चेयरमैन क्या ग्राउंड पे कभी विजिट करते देखा है? आप देखिएगा, आप 3 महीने, क्योंकि आज हमने बोला है, अब 3 महीने देखिएगा, ये ग्राउंड पे मिलेंगे आपको। चलिए, ये तो बात रहेगी, और हमेशा राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन बात यह है कि जनता त्रस्त है, और जनता अपनी बात कहे तो कहे किसे, क्योंकि जहां जब एक पक्ष उसकी बात नहीं सुनता, तो आदमी का एक विश्वास विपक्ष की तरफ बनता है, और विपक्ष अपनी बात को पक्ष के ऊपर डालकर इस बात से अपना पल्ला झाड़ लेता है कि आखिर जिम्मेदारी है किसकी। मैं मानता हूं जिम्मेदारी सत्ता की है, लेकिन जनता ने आपको भी चुनकर एक नुमाइंदा बनाया है, तो कम से कम जो जनता त्रस्त है उसकी बात सुनकर अधिकारियों को संज्ञान में दे दिया जाए। यदि कुछ गलत हुआ है तो उसमें कुछ सुधार हो सकेगा।